हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और पिछली कुछ क्लासेस में काफ़ी गैप आ गया क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट स्किप करा दिया, तो टेस्ट तो हम इस संडे को ले लेंगे, लेकिन अभी हम आगे शुरू करते हैं। आगे शुरू करने से पहले हम आज हमारे नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, विच इज़ किंगडम एनिमेलिया। अब इस चैप्टर में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डेली का डेली लर्न करते हुए चलना, क्योंकि इस चैप्टर में समझने से ज़्यादा लर्निंग पोर्शन है। यू हैव टू क्रैम अप अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उन चीज़ों को साथ साथ याद करते हुए चलोगे तो टेस्ट के दिन तक याद मिलेगा। मुझे ये एक्सक्यूजेस प्लीज़ मत देना कि इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक हफ्ते का टाइम और दे दो, नहीं। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, उसका जो कमिंग संडे होगा उसी दिन इसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर बहुत सारी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज आएंगी और वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको एज इट इज लर्न करनी है, ठीक है। जहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकेंगे वहाँ हम टर्म्स को एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे, लेकिन ये जो पोर्शन है ये काफ़ी लर्निंग का है और नीट वाइज ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम श्री गणेश करते हैं हमारे आज के चैप्टर का, विच इज किंगडम एनिमेलिया। अब हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो आपको पता है कि एनिमल किंगडम के अंदर हम बेसिकली कैसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टीसेलुलर होंगे, यानी कि दे नीड टू बी मल्टीसेलुलर, दे विल बी यूकैरियोटिक, मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी। इसके अलावा दे लैक सेल वॉल, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और वही डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है एनिमल्स और प्लांट्स के बीच का, ठीक है। अब जब हम किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो हम एनिमल्स में जैसे ही बोलती हूँ तो आपके दिमाग में एक वाइड वैरायटी आती होगी कि बहुत तरीके के एनिमल्स होते हैं। तो हमें एनिमल किंगडम में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर मैं हैबिटेट वाइज डाइवर्सिटी की बात करूँ तो हम लोग नॉर्मली 2 ही तरीके से एनिमल्स को प्लेस करते हैं, या तो एनिमल एक्वेटिक होगा या टेरेस्ट्रियल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर हैबिटेट की बात करूँ और इसमें मैं सबसे पहली चीज बात कर रही हूँ एक्वेटिक एनिमल्स की, तो एक्वेटिक एनिमल्स को हम बेसिकली 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हैं जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, ठीक है। यानी ये आपको वाटर बॉडी जो है उसके सरफेस पे फ्लोट करते हुए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डैफ्निया, ठीक है। तो दे float on water body surface, and example is Daphnia. Second group is जहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो हमें पूरी, मतलब एक तो सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, उसके बाद जो वाटर बॉडी है उस वाटर बॉडी के जो अंदर हमें एनिमल्स मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेक्रोन्स, ठीक है। तो ये वो एनिमल्स हैं जो हमें वाटर बॉडी के मेन जो पानी का एरिया है वहां पर मिलते हैं। मैक्सिमम जो फिशेज हैं वो हमें इसी एरिया में मिलती है। इसके बाद थर्ड जोन आता है विच इज बेंथिक जोन। बेंथिक का मतलब है वाटर बॉडी के सरफेस पे जो ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर मैं ओशियन की बात करूं तो ओशियन के बिल्कुल बॉटम पे जाके जो सरफेस है वहां पे बेंथिक हम टर्म यूज करते हैं, यानी कि किसी भी वाटर बॉडी के सरफेस पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है? ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। सरफेस की बजाय इनफैक्ट मैं ग्राउंड लिखती हूँ क्योंकि सरफेस से आप इसको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हो। तो ऑन दी ग्राउंड ऑफ वाटर बॉडी, तो वाटर बॉडी का जो ग्राउंड है या फिर वाटर बॉडी का जो बेस है वहाँ पे जो एनिमल्स हमें मिलते हैं, वी प्लेस दैट एनिमल्स अंडर बेंथिक। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। अगर मैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करूं तो भी बहुत वैरायटी है, सुनते जाना कैसे। सबसे पहली वैरायटी बरोइंग एनिमल्स, जैसे कि अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म जो है वो एक बरोइंग एनिमल है और वो अपनी बरो फॉर्म करता है सॉइल में और तब सर्वाइव करता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो काफ़ी फास्ट रनिंग है, जो बहुत तेज दौड़ते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है हॉर्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो वॉल पे क्रॉस
क्रॉल करते हैं, कुछ एनिमल्स तो सरफेस पे क्रॉल करते हैं जैसे स्नेक, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो वॉल पे क्रॉल करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जैसे लिजर्ड्स, एक एग्जांपल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन वॉल्स, एग्जांपल इज लिजर्ड। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो और डिस्टिंक्ट वैरायटी में हैबिटेट को शो करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि भाई एनिमल या तो वॉल पे क्रॉल कर रहा है, या फिर वो ज़मीन पे चल रहा है, या फिर जो एनिमल है वो काफ़ी फास्ट रनिंग है, या फिर जो एनिमल है वो अर्थवॉर्म है, मतलब डीप बरो में है। इस तरीके की हमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में बहुत तरीके की अलग अलग वैरायटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप ऐसे जितने भी एग्जाम्पल सोच सकते हो अपने माइंड में, तो वो आप सोच के चलो, और इस तरीके से हमें टेरेस्ट्रियल में बहुत सारी वैरायटी मिल रही है। ठीक, अब हमने ये बात तो डिस्कस कर ली कि एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है इसको पढ़ने के लिए हम अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, हम अलग अलग फाइलम्स बनाते हैं। अब वो जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं या फिर जब वो फाइलम्स हम बना रहे हैं, तो हम कुछ बेसिस तो रखते होंगे ना कि यार कुछ तो बेस हो जिसके बेस पे हम क्लासिफाई करें। तो हम आज पहले वो बेसिस पढ़ते हैं कि किन किन बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब से मैं आपको नोट करने का भी टाइम दूंगी, क्लास में मैं जो आपको करा रही हूँ वो आपको नोट भी करना है। तो मैं 2 सेकंड के लिए साइड होती हूँ, वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट करो और फिर इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसके बाद अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप चाहो तो मैं आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की और एग्जांपल दे सकती हूँ। हम एक टर्म यूज करते हैं आर्बोरियल। ठीक है, आर्बोरियल, आर्बोरियल जो है ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ना तो ग्राउंड पे मिलते हैं ना एयर पे मिलते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूँ ग्राउंड एनिमल्स की, तो आप टाइगर, लॉयन, चीता सब सोच सकते हो। अगर मैं बोलती हूँ ऐसे एनिमल्स जो एयर में मिले, तो वहाँ आप सोचते हो एव्स यानी बर्ड्स वगैरह। तो एक तो एनिमल की कैटेगरी हो गई एरियल यानी जो एयर में मिले, जैसे बर्ड्स वगैरह। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो ना तो एयर में काफी टाइम के लिए रहते हैं ना ग्राउंड पे रहते हैं, वो ग्राउंड से थोड़ी सी ऊंचाई पर सर्वाइव करते हैं। जैसे कि पेड़ पर, तो पेड़ पर ज्यादातर कौन से जानवर रहते हैं? मंकीज, स्क्विरल्स। तो ये वो एनिमल्स हैं जिन्हें हम आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर हमें सर्वाइव करते हुए या रहते हुए मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी क्लासिफिकेशन हो जाती है। अब हम आ जाते हैं बेसिस को पढ़ने के लिए। अब जो है हम सबसे पहला बेस लेते हैं क्लासिफिकेशन का, which is level of organization. The first base is level of organization. देखो, हम जो है एनिमल्स को उनके बॉडी के जो सेल हैं वो किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं उसके बेस पे डिवाइड करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलके सेल फॉर्म करते हैं, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू फॉर्म करते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन फॉर्म करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये वाली जो चेन है ये आपको पता होगी, आई गेस ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसको हम उसके सबसे छोटे बेस से उठा के पढ़ते हैं। और सबसे पहला जो बेस बनता है इट इज ए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ए सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बॉडी जो है वो सिंगल सेल्ड है, यानी बॉडी में एक ही सेल है और उस एक ही सेल का प्रोटोप्लाज्म सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड, वन सेल, और आई कैन राइट द प्रोटोप्लाज्म ऑफ वन सेल विल परफॉर्म ऑल फंक्शंस। तो किसी तरीके की कोई डिवीजन नहीं है लेबर में। जैसे हमारी बॉडी में तो क्लियर कट फंक्शन है
पार्ट लेंगी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पार्ट लेंगी, लेकिन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसका तो एक ही सेल का साइटोप्लाज्म हर चीज को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं ए सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अमीबा, तो अमीबा के में एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसकी तो पूरी बॉडी सिंगल सेल है, तो वो है हमारी ए सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर होगा, उसकी बॉडी में सेल्स तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन ये जो सेल्स हैं ये आपस में कोलैबोरेट या कोऑपरेट या कोऑर्डिनेट नहीं करते। हर सेल अपना इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, सारे सेल्स मिलके साथ में कोई फंक्शन प्ले नहीं करते। तो यहाँ पर सेल्स तो बहुत सारे हैं, बट these cells they lack coordination। हर सेल इंडिविजुअली खुद की तरह ही परफॉर्म करता है, खुद की तरह ही काम करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा या फिर पोरीफेरा के अंदर मिलने वाले स्पॉन्जेस। अब देखो ये जो पोरीफेरा है ना, ये हम एनिमल किंगडम को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किंगडम के बाद अगला जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो फाइलम है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि हम अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड करें। तो पोरीफेरा जो है एक फाइलम है, हम एक एक करके हर फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक को, उसके एग्जाम्पल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिस देखते जा रहे हैं। आपको ये एग्जाम्पल्स अगर यहाँ समझ नहीं आ रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप आगे हम जैसे पोरीफेरा को पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको ये सारी चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो अब देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिली, पोरीफेरा में, जहाँ पर सेल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन सेल्स के बीच में किसी तरीके की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसके बाद एक और एडवांस लेवल आता है ऑर्गेनाइजेशन का, विच इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है, जहां पर बॉडी मल्टी सेलुलर होगी, बहुत सारे सेल्स होंगे, लेकिन वो जो सेल है वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और मिलके कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हियर द बॉडी इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर बट these cells will coordinate with each other। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होती है और साथ मिलके ये कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के एपिडर्मिस की, तो ये स्किन का टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे टिश्यूज हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं हाइड्रा के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, विच इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं और वो ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट भी आएगा, आर्टरीज और वेन्स भी आएंगी, लंग्स भी आएगा। तो ये सारे ऑर्गन्स ने मिलके एक सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म किया। और सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह और भी सिस्टम्स हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स ने मिलके एक ह्यूमन बीइंग को फॉर्म किया। तो इस तरीके से ये जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो देखी जाती है, इट इज डिवीजन ऑफ लेबर, यानी हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन को उसका काम डिसाइड करके दिया हुआ है कि इस सेल को ये परफॉर्म करना है, इसको ये परफॉर्म करना है, इसको ये परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो लेबर हम क्या बोलते हैं, जो काम करते हैं, तो काम की डिवीजन ऑलरेडी है। और ये जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जैसे हम हायर एनिमल्स पे जाते हैं तो वहाँ हमें ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये हमारा पहला बेस जो ऑर्गेनाइजेशन का या जो हमने क्लासिफिकेशन का पढ़ा वो क्लियर होता है। इसके बाद हम हमारे सेकेंड बेस पर आते हैं, विच इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जॉन्ग्रेटर्स। मैं लिखने के लिए टाइम देना भूल गई, सॉरी। ठीक है, तो हम जो है हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन के लेवल पर आते हैं, सेकंड पे सॉरी। एंड द सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज, या तो ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होगा या
फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म है या तो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब देखो ये होता क्या है, हम एम्ब्रियो की बात करते हैं। जो एम्ब्रियो है वो बहुत सारी डिवीजन करके एक पूरा फीटस, एक बेबी को फॉर्म करता है। उस बेबी के अंदर सारे ऑर्गन सिस्टम्स काम करने वाले होते हैं। एम्ब्रियो के अंदर एक स्टेज आती है। एम्ब्रियो जब डिवाइड होता है ना तो वो बहुत सारी स्टेजेस से होके गुजरता है, जो आप रिप्रोडक्शन में जाके पढ़ोगे क्लास 12 में। तो अलग अलग स्टेजेस हैं, उनमें एक स्टेज आती है गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है, तो जो ये गैस्ट्रुला स्टेज होती है ना, इसके अंदर नॉर्मली 3 जर्म लेयर्स होती है। ठीक है, ये जो 3 जर्म लेयर्स हैं, इन्हीं 3 जर्म लेयर से सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर मैं इन जर्म लेयर्स की बात करूं तो पहली जो लेयर है इट इज एक्टोडर्म, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये आउटर लेयर होती है। इसके बाद बीच वाली मिडल लेयर है जिसे हम बोलते हैं मीजोडर्म, एंड दिस इज द मिडल लेयर। और उसके बाद एक थर्ड लेयर है विच इज एंडोडर्म, और ये इनर लेयर है। जो एक्टोडर्म है वो स्किन वाले पोर्शन को राइज करती है। मीजोडर्म बहुत सारे ऑर्गन जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, इन सबको फॉर्म करती है। और एंडोडर्म जो है वो एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करती है। ठीक है, तो हर लेयर जो है वो डिवाइडेड है कि ये लेयर ये ऑर्गन फॉर्म करेगी, और बॉडी के सारे जो ऑर्गन है वो इन्हीं 3 लेयर से डिराइव होते हैं। अब कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जिनमें ये तीनों लेयर प्रेजेंट है, और ऐसे एनिमल्स जिनमें ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती है उन एनिमल्स को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। दोज एनिमल्स आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब या ट्राई मतलब 3, तो जिनमें 3 जर्म लेयर्स हैं। तो जो भी हायर एनिमल्स हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद पढ़ते हैं उन सब ऑर्गेनिजम्स में ये तीनों जर्म लेयर्स मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज। आप पहले किंगडम्स को पढ़ो, उसके बाद अगर आपको कोई क्राइटेरिया पूछ देता है तो आपको अपने आप एग्जाम्पल ध्यान आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है डिप्लोब्लास्टिक होने की। डिप्लोब्लास्टिक होने की मतलब डाई, यानी 3 की बजाय सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं, और वही जर्म लेयर्स जो हैं एम्ब्रियो के सारे ऑर्गन्स को फॉर्म करती हैं। अब ये जो 2 जर्म्स लेयर हैं ये या तो होती है एक्टोडर्म आउटर लेयर, और या तो होती है एंडोडर्म इनर लेयर। बीच में मीजोडर्म एब्सेंट है। मीजोडर्म की जगह अलग से एक नॉन सेल्यूलर मास प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, तो एक अनडिफरेंशिएटेड and non-cellular layer mesoglea is present। और ये डिप्लोब्लास्टिक की मैं बात करूं तो फिर से पोरीफेरा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक का काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया जो है वो भी इसके काफी एग्जाम्पल है। अब ये जो है ये सारे ग्रुप्स हैं जो हमें एक एक करके पढ़ने हैं, तो अभी आपको ग्रुप का एग्जाम्पल लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक टर्म का क्या मतलब है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे फाइलम में जब भी मैं बोलूँ ट्रिप्लोब्लास्टिक तो आपको वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि 3 जर्म से। मैंने बोला डिप्लोब्लास्टिक तो नाम सुनते ही आना चाहिए 2 जर्म से। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर करते हुए चलना है। इसी के साथ हमारा दूसरा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन भी खत्म होता है। हम आते हैं हमारे थर्ड लेवल पे या थर्ड बेस पे, जिसके बेस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। जो ये थर्ड बेस है क्लासिफिकेशन का, इसे हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। ठीक है, देखो सीलोम क्या है। हमारी बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी के बीच से एलिमेंट्री कैनाल जा रही है, फूड पाइप जिसमें स्टमक पैंक्रियास सब कुछ इंक्लूड होता है, तो बीच से एलिमेंट्री कैनाल जा रही है और बॉडी है। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में
एलिमेंट्री कैनाल, जैसे अगर ये एलिमेंट्री हमारा पूरी बॉडी है, बीच में एलिमेंट्री कैनाल है, तो इस एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी के बीच में जो गैप है उसे हम बोलते हैं सीलोम या फिर बॉडी कैविटी। ठीक है, यानी कि अगर ये मेरी बॉडी वॉल है और इसके अंदर से जा रही है एलिमेंट्री कैनाल, तो बीच का ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज सीलोम और बॉडी कैविटी। और इस सीलोम में या इस बॉडी कैविटी की एक खास बात है कि ये दोनों तरफ से मेसोडर्म लेयर से लाइंड होती है। ठीक है, तो इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सीलोम है नहीं है, और अगर है तो ट्रू सीलोम है या फिर फॉल्स सीलोम है। उसके बेस पे हम सीलोम को तीन तरीके या बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एसीलोमेट्स हैं, यानी ए यानी विदाउट, जिनमें सीलोम नहीं है। दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सूडोसीलोमेट्स हैं, और थर्ड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूसीलोमेट्स। अब देखो, अगर मैं बात करूं एसीलोमेट्स की, एसीलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सीलोम नहीं है। देखो बच्चे, आप हर टर्म को लर्न नहीं कर सकते हो, तो हर टर्म को ब्रेक करके उसका मीनिंग समझना शुरू करो। अगर वर्ड्स को ब्रेक करके मीनिंग समझ जाओगे ना, तो बायो में आधी से ज्यादा चीजें तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ए का मतलब तुम्हें पता है विदाउट, और सीलोम मतलब सील। तो यानी यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सीलोम नहीं है या फिर बॉडी कैविटी नहीं है। तो सिंपली क्या है, अगर ये बाहर की बॉडी वॉल है, ये अंदर की एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, तो बीच का ये जो सेल है इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है और ये सेल से पूरी तरीके से फिल्ड है। ये देखो, तो ये पूरी तरीके से सेल से फिल्ड है, किसी तरीके की कोई भी कैविटी जो है प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर अगर तुम सीलोम देखोगे तो तुम्हें इस तरीके से ना कैविटी प्रेजेंट मिलेगी। देखो, ये कैविटी होती है, इस कैविटी को हम बोलते हैं सीलोम, बॉडी कैविटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कैविटी नहीं है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एसीलोमेट्स। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पर आते हैं, विच इज सूडोसीलोमेट्स। अब सूडोसीलोमेट्स में क्या होता है, यहाँ पर सूडो मतलब फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स सीलोम है, यानी कि अगर ये बॉडी वॉल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो हम ट्रू सीलोम कब बोलते हैं, हम किसी भी बॉडी कैविटी को ट्रू या सीलोम वर्ड तभी यूज करते हैं जब उसके दोनों तरफ मेसोडर्म की लाइनिंग हो। यहाँ पर तो कैविटी ही नहीं है, और यहाँ पर कैविटी है तो सही, लेकिन वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है। हाँ, लेकिन जगह जगह मेसोडर्म सेल के पैचेस प्रेजेंट है। तो इस वजह से इस कैविटी को हम बोलते हैं कि ये सूडोसीलोम है, ये फॉल्स कैविटी है। यहाँ पर द कैविटी इज not lined by mesoderm, instead patches of mesodermal cells are seen। अगेन मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम्पल्स बताऊंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज, ऐसे लगेगा पता नहीं क्या ये चैप्टर शुरू हो गया। हम पहले ग्रुप्स पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आपको कोई बोलेगा सूडोसीलोमेट तो आप अपने आप एग्जाम्पल्स बोल दोगे। ठीक है, अब यूसीलोमेट्स क्या होते हैं, यू यानी ट्रू, तो जिनके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो सीलोम या बॉडी कैविटी है, इट विल बी लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड्स पे मेसोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट होगी। ठीक, अब ये तो हमने क्लासिफिकेशन की इस बेस पे कि सीलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है।
कई बार बॉडी कैविटी के ओरिजिन के बेस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं कि बॉडी कैविटी ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। तो उसके बेस पर हम 2 वेज में क्लासिफिकेशन करते हैं, जो मैं आपको भी यहाँ बताऊंगी। इसको नोट डाउन करना है तो प्लीज एक बार नोट डाउन कर लो। तो आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब इसके बाद हम आते हैं हमारे ओरिजिन के बेस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे हम सिलोमेट्स को, या फिर एक्चुअली में यूज सिलोमेट्स को, क्योंकि जिसमें बॉडी कैविटी होगी उसी में तो ओरिजिन पढ़ेंगे ना, कि जिसमें कैविटी नहीं है उसका ओरिजिन क्यों पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में एक तरीके से ये यूज सिलोमेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो हम जो है ऑर्गेनिजम्स को 2 वे में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर शाइजोसीलोम हो या जिसके अंदर एंटेरोसीलोम हो। अब ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमारी बाहर की बॉडी वॉल है। ये जो बॉडी वॉल है ये एक्चुअली में एक्टोडर्म होती है, और अंदर जो ये हमारी बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल हम बोलते हैं, या फिर इसे कई बार गट वॉल भी बोलते हैं। जो हम बोलते हैं ना गट में प्रॉब्लम है या गट में जलन हो रही है, तो वो गट वर्ड हम एलिमेंट्री कैनाल के बोलते हैं। तो इसे गट वॉल भी बोलते हैं। जैसे ये एक्टोडर्म की बनी है, इट इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म। अब इसके बाद होता क्या है, ये जो साइटोसिलोम है इसमें बॉडी कैविटी क्रिएट होती है, बट वो जो बॉडी कैविटी है वो एक फेनोमेना से क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल शीट, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल शीट होता क्या है, इस तरीके से कैविटी प्रेजेंट है और ये इस कैविटी के सेल्स, लेकिन ये सेल्स इस तरीके से, ये कैविटी क्लोज है कि आपको इसमें कुछ नजर ही नहीं आएगा। देखो, तो बीच में इस तरीके से क्या होता है, ये बेसिकली मेसोडर्मल शीट है। ये मेसोडर्मल शीट स्प्लिट होती है, तो जब ये स्प्लिट होती है तो बीच में एक गैप क्रिएट होता है या कैविटी क्रिएट होती है, जो कि बाद में शाइजोसिलोम को फॉर्म करती है। अगर मैं इसके बाद वाली कैविटी ड्रॉ करूं तो सेम इस तरीके से हमारे सेल्स होंगे जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। अंदर वाली जो गट वॉल है उसमें भी सेल्स होंगे, और जो ये कैविटी है ना, ये कैविटी अब क्योंकि मेसोडर्मल शीट स्प्लिट हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, तो इस तरीके से आपको काफी एक डिस्टिंक्ट कैविटी जो है वो नजर आने लगेगी, और इस कैविटी के सेल्स भी नजर आएंगे, और बीच में जो गैप होता है या जो कैविटी है ये कैविटी भी नजर आएगी। डायग्राम के लिए आप नोट्स को कंसल्ट करना, वहाँ पर डायग्राम ज़्यादा क्लीन बने हुए हैं। यहाँ पर तो मैं थोड़ा रफ ड्रॉ कर रही हूँ, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो बीच में कैविटी भी नजर आ रही है, ये होता है शाइजोसिलोम में। अब एंटेरोसिलोम में क्या है, एंटेरोसिलोम में भी सेम ही चीज़ होनी है। सेम चीज़ का मतलब है कि एंड में एक ऐसी ही कैविटी मिलेगी, जैसे ये है डिट्टो ऐसी ही एक कैविटी मिलेगी, जिसमें बाहर बॉडी वॉल के सेल्स होंगे, अंदर गट वॉल के सेल्स होंगे, और इस तरीके से एक कैविटी होगी जिस कैविटी में गैप भी होगा। इस तरीके से ये कैविटी भी होगी, और जैसे यहाँ पर सेल्स नजर आ रहे हैं सेम वे में सेल्स यहाँ पे, तो बिल्कुल डिट्टो ऐसी होगी, लेकिन इसका ओरिजिन में फर्क है।
स्टेजेस अभी एम्ब्रियो में ऑब्जर्व हो रही हैं, ठीक है। होगा क्या, ये नॉर्मल जो है बॉडी वॉल है, अंदर की जो गट वॉल है यानी जो एम्ब्रियो की गट वॉल है या एम्ब्रियो की जो एलिमेंट्री कैनाल बाद में फॉर्म होने वाली जो वॉल है वो जो है इस तरीके से प्रोट्रूड आउट करती है, बजाय एक सर्कल होने के वो कुछ प्रोजेक्शंस में प्रोट्रूड आउट करती है और इन्हें हम बोलते हैं होलो पॉकेट्स, ठीक है। और ये मेसोडर्म से ही इसका ओरिजिनेट होता है, ये जो होलो पॉकेट से ओरिजिनेट होती है लेकिन बाद में डिवाइड करके अपनी कैविटी मतलब बीच में अपना एम्ब्रियोनिक वॉल फॉर्म कर लेती है और यहाँ पर ये दो कैविटीज फॉर्म कर जाती हैं। तो फर्क क्या है, एंटेरोसीलोम में बॉडी कैविटी कहाँ से डिराइव है, डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक गट और जिसे हम बोल देते हैं एंटेरोन, और इसी एंटेरोन के नाम पे इसे हमने एंटेरोसीलोम बोला है। तो जब हम ओरिजिन के बेस पे एनिमल्स को डिवाइड करते हैं तो हमने दो बेस लिए, शाइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। दोनों में फर्क बस इतना है कि शाइजोसीलोम फॉर्म होता है जब मेसोडर्मल शीट स्प्लिट होती है और एंटेरोसीलोम फॉर्म होता है जब एम्ब्रियोनिक गट आउट पॉकेट्स फॉर्म करती है या आउट पॉकेट्स होलो होती है, मेसोडर्म से ही डिराइव होती है और बाद में सेम इसी तरीके की जैसे यहाँ की नॉर्मल कैविटीज को अराइज करती है। तो इसी के साथ हमारा अगला जो क्लासिफिकेशन का बेस है कि भाई हम सीलोम के बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो वो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन भी खत्म होता है और अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आएंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो अब इसके बाद हम अगला क्लासिफिकेशन का बेस पढ़ते हैं एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। अब देखो सेगमेंटेशन के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, होता क्या है सेगमेंटेशन के उसमें कि बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं, मतलब बॉडी अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ये जो सेगमेंट्स है ये दो तरीके की फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकती है, या तो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होती है और या फिर जो सेगमेंटेशन है वो मेटामेरिक होती है। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन के अंदर सिर्फ बॉडी की एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है एंड दिस एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इट इज सीन इन एस्कैरियस एंड इन फ्लैट, ठीक है। लेकिन जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है यहाँ पर सेगमेंटेशन इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है और कुछ सेगमेंट्स में ऐसे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स भी हैं जो अपने नंबर को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन्स भी खुद को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर जो सेगमेंटेशन है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, and few organs are repeated at certain intervals. अब देखो हो सकता है और ये जो सेगमेंटेशन है ये देखने को मिलती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है अर्थवॉर्म में। अब देखो हो सकता है कि अभी आपको सेगमेंटेशन क्लियर ना हो, चिंता मत करो, जब हम अर्थवॉर्म वाले ग्रुप पे जाएंगे तो वहां पर मैं ये चीज आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ आपको जनरल टर्म्स का आइडिया लेना है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, जैसे जैसे ग्रुप को डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो डिप्रेशन में मत आ जाना कि मुझे तो एनुअल किंगडम में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 11th की जो बायो है उसमें समझने से ज़्यादा लर्निंग पोर्शन है, ठीक है। जब आप थोड़ा फिजियोलॉजी पे जाते हो या सेल बायो जब आती है मतलब बायो मॉलिक्यूल्स डिवीजन वगैरह, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट आती है क्योंकि वहाँ समझने वाला पोर्शन है। लेकिन पहले का जो पोर्शन है ना ये लर्निंग है। 12th की बायो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज उसमें अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट्स है ना जो समझने वाले को ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी जैसा भी है करना तो आपको ही है, तो प्लीज़ इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसको साथ साथ करते चलो, ठीक है। अब क्या है इसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन का बेस है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकोड।
कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं। अब देखो नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड कुछ नहीं है, नोटोकॉर्ड एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है। ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर अराइज होता है मीजोडर्म से, अराइज फ्रॉम मीजोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही है उस टाइम पे नोटोकॉर्ड अराइज होता है। जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज पे अराइज होता है उसके बाद क्या होता है, ये इसकी लोकेशन क्योंकि कहीं पे तो प्रेजेंट होगा, तो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। ये हमेशा डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है लोअर द नर्व कोड एंड अबव द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड जो है एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, मीजोडर्मली अराइज होता है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, लेकिन नर्व कोड के नीचे डोर्सल साइड पे लोकेट होता है। ठीक है, और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे दिखता है। अब जिस किसी एम्ब्रियो में या किसी एनिमल के एम्ब्रियो में अगर नोटोकॉर्ड दिखता है, प्रेजेंट है, तो उस एनिमल को हम बोल देते हैं कॉर्डेट्स। तो हमने क्लासिफिकेशन कर दी कॉर्डेट्स में। इसके अलावा कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, तो उन्हें हम प्लेस करते हैं नॉन कॉर्डेट्स। अब देखो बच्चे, इसके अलावा क्लासिफिकेशन के दो और सिस्टम है जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। तो अगले उस पर स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन ना हम और भी अलग अलग बेसिस पे कर सकते हैं कि बॉडी सिमेट्रिकल है या नहीं, बॉडी में डाइजेशन कैसी है। भाई डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है, डाइजेशन सेल के अंदर हो रही है या सेल के बाहर हो रही है। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में जो वेस्ट है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, एक्सटर्नल है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, बहुत सारे बेसिस है क्लासिफिकेशन के। हमें मेन जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। आपका मेन फोकस होना चाहिए हर ग्रुप को पढ़ना और उस ग्रुप की जो भी खास कैरेक्टर्स हैं या जो उसके एग्जाम्पल्स हैं उन्हें पढ़ना। ठीक है, अब एक और क्लासिफिकेशन का बेसिस सिमेट्री, वो बहुत जनरल से है तो मैं उसको इतना अलग से आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ऑर्गेनिज्म जो है या तो सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर जो है एसिमेट्रिकल हो सकता है। अब सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि उसकी जो बॉडी है उसको अलग अलग मतलब पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एसिमेट्रिकल है जिसकी बॉडी को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो बॉडी कांट बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अब ये अमीबा की बॉडी है, मैं बोलूँ इसको कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो एक ही प्लेन से मतलब या तो ऐसे या ऐसे, एक ही प्लेन से डिवाइड करो। अमीबा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? नहीं, तो अमीबा इज एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होते हैं जिनकी बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये सिमेट्रिकल दो तरीके के होते हैं, एक तो होती है रेडियल सिमेट्री और एक है बायलेटरल सिमेट्री। अब देखो रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म को मैं सेंटर से पास होने वाले किसी भी प्लेन से काटूं, वो हर बार इक्वल पार्ट्स में कट होगा। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म अगर स्फेरिकल शेप में है तो सेंटर से पास होने वाला प्लेन चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, कैसे भी कट करो, हर बार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। बायलेटरल सिमेट्रिकल हम क्लासिफिकेशन जो बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है जहां पर ऑर्गेनिज्म को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो लेकिन सिर्फ एक प्लेन से। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, अगर हम ह्यूमन को एक ही प्लेन से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकल, अगर हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे।
तो इस तरीके से सिमेट्री बायलेटरल हो गई, जहाँ पर बाय यानी 2 ही पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और एक ही प्लेन कर सकता है, और रेडियल जो हर प्लेन जो भी सेंटर से पास हो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कंडीशन है कि प्लेन सेंटर से पास होना चाहिए, अगर ऐसे डिवाइड करूंगी तो इक्वल नहीं होगी, तो वो यहाँ सेंटर से पास जरूर होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे क्लासिफिकेशन के बेसिस खत्म हो गए हैं। क्लासिफिकेशन के बेसिस को ही आज का टॉपिक रखते हैं, और अगली क्लास में हम हमारे पहले ग्रुप पोरीफेरा को शुरू करेंगे। मैं आपको फ्लो चार्ट नहीं बनवा रही हूँ अभी ग्रुप्स का, हम ग्रुप एक एक करके पढ़ते चलेंगे। पहले पोरीफेरा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस तरीके से हम ग्रुप्स पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप्स एडवांस होते जाएंगे। सारे ग्रुप्स को पढ़ने के बाद एंड में आके हम एक समराइज करते हुए एक फ्लो चार्ट में सारे फाइलेंस को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से याद दिला रही हूँ, प्लीज साथ ही साथ याद करते चलो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाए, और संडे के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट हो, कोई टर्म क्लियर ना हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड